एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जंत्र क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 जैक बोर्ड 2026 का जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसका ये यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पर देखिए। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये मैथ्स क्लास 8 का जैक बोर्ड 2026 क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 1 to 50, टोटल 50 क्वेश्चन से मैं उन टोटल मैथ्स का 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर और लास्ट तक देखिए, है ना। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन दिया हो तो आप देख सकते हैं, है ना। फर्स्ट यहाँ पर हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है ना। तो दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर में -9 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पर आप देखिए, एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स इसका मतलब होता है कि अगर कोई ए है और प्लस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में कितना लिखा हुआ, -9 लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर -9 लिखा हुआ है तो प्लस में हमको यहाँ पर 9 लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा +9, ठीक है। तो +9 ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर दोनों लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। निम्न में से कौन योज्य तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज दिया हुआ था कि a प्लस ए इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसका 0, ठीक है। आइडेंटिटी में उसका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव का भी बहुत बच्चे इसको 1 किए होंगे, लेकिन 1 इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का होता है इनटू a इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए यहां पर 1 नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर देखिए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स था। यहां पर सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देख सकते हैं आप, -8/7 इंटू 21/12 इक्वल टू 21/12, मतलब ये दोनों तो सेम है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों सेम है, इंटू में है, तो हमारे पास में ये नहीं है, ठीक है। -8/7, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ये, बनाने का इसमें कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है ना। 3 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, हिंदी का थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -2/3 इज, -2/3 का इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर हमारे पास जितना वैल्यू दिया हुआ है वो -2/3 का इक्विवेलेंट कौन कौन सा है वो देखना है, ठीक है। तो इसको हमको एक बार काट के देख लेना था, इसको छोटा करके हम लोग देख सकते थे। 3 से अगर हम लोग काटते हैं तो 3 3 से 9 और 3 2 6, और यहां पर में है 3 9 27 और 3 4 12, और इसको करना चाहिए तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट यहां पर में आप देख सकते हैं, इसका 2 ऑप्शन एक साथ यहां पर दिखाई दे रहा था, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया होता है, -2/3 ये भी इसके इक्विवेलेंट में है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग छोटा करते हैं 3 3 9 और 3 2 6, तो इसका भी आंसर -2/3 ही बन रहा था, है ना। तो यहां पर इसको भी हम लोग छोटा करके देखेंगे तो ये भी इसी का इक्वल में आ रहा है और ये भी इसी के इक्वल में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो चीज दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आप इस पर भी जा सकते हैं और या फिर तो आप इस पर भी जा सकते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पर में एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये जैक का थोड़ा सा जैक बोर्ड पे देखना होगा आंसर क्या देता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली बात था। यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे हैं 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच के, 1/2 और 1/3 के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
1/2 यहां पे है और 1/3, ठीक है। तो 2 और 3, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू कितना होता है? 6 होता है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो इसका हमको डिनोमिनेटर को 6 करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को 6 करना है तो हमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 3 से करते हैं तो यहाँ भी हमको 3 से करना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब इसका कितना हो जाएगा? 3/6, ठीक है। और इधर में हमको कितना करना पड़ेगा? इधर भी 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना। तो 2 बाय यहाँ पर में 6। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2/6 है या 3/6। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी हमारे पास में रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कोई भी परिमेशन का नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक 2/6 और एक है 3/6 है ना। तो इसको हम एक बढ़ा देते हैं, तो इसको हम और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, ठीक है। तो यहां भी 2 से करना होगा और यहां भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 2 ये कितना हो जाएगा? 4 होगा और ये 12 होगा और ये होगा 6 और ये 12, ठीक है। अब देखिए यहां पर है ना 4/12 और 6/12। तो अब इसके बीच में हमारे पास है, इसके बीच में हम ये दोनों के अगर हम लोग बीच का देखेंगे, है ना, 4/12 और 6/12, तो इसके बीच में है हमारे पास 5/12 और 6/12, ऐसे, ठीक है। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 5/12, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। इसी का ये हिंदी वर्जन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर ये 6 होना चाहिए, है ना, 6 इसका हिंदी वाला। हाँ यहां पर हिंदी है। देखिए -12/30 का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका हमको क्या लेना है? स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है। तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना था, सिंपल है। यहाँ पर -12/30, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना था? छोटा रूप में लिखना था, ठीक। और कुछ भी नहीं है तो इसको 6 से काट देते हैं। 6 2 12 और 6 5 30, ठीक। तो सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए, है ना। 6 2 12 होता है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो इसका होगा, काटेंगे तो -2/5, ठीक है। -2/5 ऑप्शन में मिलाइए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर है 6 का आंसर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7। 196 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 196। इसका स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको 2 से तोड़ते हैं हम लोग। 2 9 जा 18, 1 बचा 2 8 जा 16, है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 बचा, 7 7 जा 14 है, ठीक है। तो 7 तो ये प्राइम नंबर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां तक हमको मिलाना है, ठीक। तो 196 इक्वल टू हो गया 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है। तो स्क्वायर रूट है मतलब पेयर बनाना 2 और ये, ठीक है। तो 196 करेंगे तो हमारे पास में 2 × 7 मतलब ये हो जाएगा 14 होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन में आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप इसको आंसर भी दिए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए, है ना, 16 का वर्ग होगा, ठीक। तो 16 का वर्ग होगा मतलब 16 को आपको सिंपली 2 बार मल्टीप्लाई करना था। वर्ग मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 16 है ना, 16 × 16, 6 6 36 हो गया, ठीक है। बचा 3, 6 1 6 और 3 9, ठीक है। अब 1 6 6 और ये 6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई प्लस कर देना था, 6 5 और ये 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 256 बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। ध्यान दिए होंगे आप तो करेक्ट आंसर आया होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था 256, 256 इसका सही आंसर था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप यहां पर में ये रहा 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर के बीच कितने प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, हमको क्या देखना था 15 का स्क्वायर और यहां पर में 16 का स्क्वायर। ठीक, तो इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं वो चीज पूछा है हमको। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर हम लोग पहले करके लेते इधर, ये देखिए ना 15 का स्क्वायर मतलब हमको 15 इंटू 15 करना पड़ेगा। ठीक, 5 5 जा 25, 5 × 5 और 7। ठीक है, तो 1 5 जा 5 और ये 1, तो इसका होगा 5 12 और ये 2। ठीक, तो इसको जब निकालेंगे हम लोग है ना, और ये 16 का तो अभी हमने बताया था 256 होता है। ठीक है ना, 16 का इसका होता है अभी जस्ट इससे पहले हमने बताया था 256 होता है। ठीक, तो इसके बीच का संख्या लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 15 का स्क्वायर माइनस, सॉरी इसमें से हमको बड़ा नंबर को पहले लिखना पड़ेगा ना, 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर और ये माइनस 1। ठीक, तो 16 का स्क्वायर हमारे पास में है 256 और इसका है 225 और एक माइनस करना पड़ेगा हमको। ठीक है, काहे कि दोनों तरफ नंबर गिना रही है और ये भी गिना रहा है, तो बीच में मतलब एक को हमको माइनस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो 5, अब ये देखिए 1 और ये 5 6 और 6 में से 6 गया तो 0। ठीक है, और यहाँ 2 और 2 में से 5 मतलब 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 और 2 में से 2 मतलब 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा था, अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यहां पर मैं ऑप्शन 30 लिखा हुआ था ना, मतलब 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर के बीच में कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं 30। ठीक है, समझ में आ गया होगा है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए है ना, इसमें यहां पर है निम्न में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है मतलब 1000 है तो इसका होता है हमारे पास 10 × 10 × 10। ठीक, मतलब सिंपल है, 3 0 है तो इसका 10 होगा क्यूब रूट। ठीक है, अब 2 से 16 है ना, तो 2 से 16 को 216 को तोड़ के देखते हैं हम लोग, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 है ना, फिर ये 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, मतलब इसको फिर पेयर करेंगे तो ये 3 और ये 2। ठीक है, मतलब ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, और ये 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, तो 128। अब इसको भी हम चेक करके देख सकते हैं 128, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 है ना, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर इसको करेंगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4, तो एक पेयर 3 3 का बनेगा ये और ये 3, तो ये एक 2 जो है वो ज्यादा बच रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये 128 जो है वो किसी भी एक नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, मतलब पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 128, ऑप्शन नंबर सी में लिखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 है ना, घनमूल क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी है ना, क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब हमको निकालना है इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 16 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 4 × 4 × 4 ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर 4 होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 4। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया होता। ठीक है ना, और 12 में है यहां पर देखिए संख्या 11 का घन क्या होगा। ठीक है, मतलब घन मतलब इसको हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना था, क्यूब निकालना था। ठीक है ना, सिंपल। इसका इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहां पर दिया है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा।
क्यूब ऑफ द नंबर 11, ठीक है, क्यूब ऑफ द नंबर 11 मतलब 11 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू होगा 11 इंटू 11, ठीक है, इंटू 11 मतलब 3 बार हमको इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 11 इंटू 11 इसका होता है 121, है ना, 121। आप फिर इसको 11 तो 1 1 जो 1, 1 2 जो 1, फिर 1 1 जो 1, फिर 1 से करेंगे हम लोग, 1 1 जो 1, 1 2 जो 1 और 1 1 जो 1, तो सारे को प्लस कर देते हैं हम लोग 1 3 3 1, है ना, मतलब 1331। ऑप्शन में आप देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर में क्यूब ऑफ 11, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1331। इसके जस्ट बाद 13 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, द फेस वैल्यू ऑफ द 3 टू द पावर 4, ठीक है, 3 टू द पावर 4 इसका फेस वैल्यू कितना होगा, अंकित मान कितना होगा। 3 टू द पावर 4 मतलब 3 को हमको लिखना था यहाँ 4 टाइम्स, ठीक है, 3 3 9 और 9 9 इंटू 9 मतलब 81। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, 81। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था 13, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 14 में क्या लिखा हुआ है। हाँ, x इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाली बात था, जिन्होंने भी किया है ए को सही किया है, लेकिन ए नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है तो x टू द पावर 0, है ना, तो x का वैल्यू तो 0 है, तो 0 टू द पावर 0, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, 0 को पावर 0 नहीं दे सकते, a टू द पावर 0 दे सकते हैं हम लोग ऐसे, a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 0 टू द पावर 0 ऐसा नहीं है ना, तो ये नो डिफाइंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर में होगा डी, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं हम लोग 15 की ओर। हाँ, यहां पर दिया हुआ है ना कि यदि 2 टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1 देन है तो x का मान क्या है ना, इफ 2 टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ना, दिया हुआ है क्या है हमारे पास में, इसको सोल्व करके देखेंगे तो ऐसे होगा, ये गिवन है 2x टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसको हम 2 टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू, यहां पर 1 लिखा हो तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 को हम यहां पर ऐसे लिखेंगे क्योंकि दोनों का बेस को हमको इक्वल करना है, ठीक है ना। यहां पर 2 है तो यहां पे 2 लाना है, जैसे यहां पर 2 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको 2 लाना है, तो 1 को हम 2 कैसे रख सकते, 2 का पावर 0, ठीक है ना, 2 का पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक, तो जब बेस सेम होता है तो इसका एक्सपोनेंट सेम होता है, ठीक है ना, तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो x इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था 15 में, ठीक। आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, है ना, p है और q है और इंटू 6 है और यहां पर में लिखा हुआ है 864 मतलब 468, मतलब q का वैल्यू p एंड q, ठीक है ना, तो इधर में p है इधर में q है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ ये p है ये q है, p है और ये q है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसको खाली हमको ऑप्शन को देख लेना, ठीक है। अगर हम इस वाले को रखते हैं 7 3 को रखते हैं तो 6 3 18, हाँ ये हो सकता है 6 3 18, ठीक है, बट ये 6 7 जो इतना नहीं हो रहा, ठीक है, 46 से ज्यादा हो जा रहा है, ए तो नहीं होगा, ठीक है। बी में अगर हमको 7 8 रखना है, ठीक है ना, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा है होगा तो हम ऐसा लिख देते हैं पी क्यू 7 8 और हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है ना, तो 6 8 जो 48 बच गया 4, 6 7 जो 42 और 4 46, तो देखिए इसका आंसर सेम सेम आ रहा है, ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर होगा बी।
हमने ए के बाद बी को चेक किया है ना, तो ये आंसर आ गया। तो बाकी हमको सी और डी को चेक करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सही आंसर हमारा यहीं पर हमको मिल गया है ना। पी का वैल्यू 7 होगा और क्यू का वैल्यू 8 होगा, तब उसका प्रोडक्ट मतलब उसका गुणनफल हमको मिल जाएगा इतना 468 है ना। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको हमको ऑप्शन पे लेके चलता है, ठीक है। ऑप्शन पी क्यू को रखो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मैच कर रहा है वो देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इस पर, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्सटीन हो गया था, है ना। 17, हाँ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। 17 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। 5xy, तो इसमें y का गुणांक हमको लिखना है, ठीक है ना। तो y का गुणांक मतलब y को छोड़ के बाकी को लिखना है, ठीक। तो y को छोड़ेंगे तो कितना बचा, 5x बचेगा गुणांक, है कि नहीं। मतलब 5x के साथ y के साथ में क्या क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पर इस टर्म में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो x को छोड़ेंगे इधर तो बचेगा 5x, ठीक है। तो 5x यहाँ पर है, इसका आंसर ये हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ यहाँ पर 18 है, ठीक। घटाना है इसको, क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, x² - 1 में से 1 - x² घटाने पर प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा उसको निकालना, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं। x² - 1, इसमें से हमको कितना घटाना है, -1 - x² हमको माइनस करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, x² - 1 ब्रैकेट हटा देंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेम सेम है ना, पावर x² है, यहाँ पे x² है, तो +1 +1 मतलब ये हो गया हमारे पास कितना 2x² और ये -1 ये -2, ठीक है। तो खोजेंगे हम लोग 2x² - 1 है ना, ये ऑप्शन है, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है ये माइनस टाइप से, ये लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन था वो इसको सही किए होंगे शायद, यहाँ पर में प्लस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, देख सकते हैं आप 2x² - 2 है ना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19 की ओर, ठीक। इंग्लिश है यहाँ पर, यहाँ पर एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैं 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर का सही मान किया है, ठीक। अगर यदि आपको दो तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, एक तो हम यहाँ पर 51 को 51 × 51 करेंगे और माइनस इसको हम 49 × 49 करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमको टाइम लग जाएगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट आपको लग सकता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा हमको इसको आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। इसको मान के चलेंगे a और इसको मान के चलेंगे b, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये a² - b² फॉर्म में दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है a + b और a - b, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 51 है, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 51 + 49 और 51 - 49 है ना। तो 51 इसको ऐड करेंगे तो 50 और 40 90 और 100 हो जाएगा, 100 हो गई इधर, और इनटू 51 में से करेंगे 49 तो बचेगा 2 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आंसर कितना 200, ठीक है। तो ऑप्शन 200 में चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये 200। और जिनका पेपर था हमको लग रहा है ये ए को किया गया है, लेकिन ए इसका सही आंसर नहीं है, सही आंसर हमारा बी होगा, जिसका 200 इसका आंसर होगा, ठीक। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको आइडेंटिटी यूज करना था यहाँ पर है ना, आइडेंटिटी जिसको याद था तो वो तुरंत मिनटों में क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, लेकिन जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आंसर फिर उसमें भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पर, है ना। तो हमको आइडेंटिटी का यूज करना है, मल्टीप्लाई वाला यूज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो बहुत इसको खाली गुना करना था, है ना, मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर m² इनटू था m + n है ना, तो m² को m से मल्टीप्लाई करो तो m का पावर यहाँ 3 होगा, और m² को n से करेंगे तो m² n, ठीक है। आंसर इसी फॉर्म में है क्या, देखते हैं m² n, हाँ यही पे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है ना, 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 में, यहां पर देखेंगे, है ना, गुणनखंड क्या होगा, m² - m - 56 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। इसको हमको फैक्टराइजेशन में बनाना था, इसको
एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 56 इक्वल टू 0 है ना। तो इसका कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो 56 है, तो ये टोटल 56 होगा और इसको तोड़ के हमको 1 लाना था ना, तो 7 8 जा 56 होता है। तो इसको हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस 7m माइनस 56 इक्वल टू 0, ठीक। कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ m प्लस 8 और इसमें से अगर 7 बाहर करते हैं तो अंदर बचेगा m माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0 है ना। तो m माइनस 7 और m प्लस 8, यही हमारा दो आंसर होगा, है ना। आंसर आप मिला के देख सकते हैं, m माइनस 7 और m प्लस 8। तो m माइनस 7 ये इसके इक्वल है और m प्लस 8 है ना। तो हमारा सही आंसर होगा ए, ऐसा किसी में भी और नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर देखिए एक आइडेंटिटी है, आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे क्या होंगे कि ये तो नहीं लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह नहीं है ना, तो सीधे चले गए होंगे इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है तो उसी को a प्लस बी को हम दो बार लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी, हम इसको दो बार लिख सकते हैं ना। तो यहां पर दो बार लिखा हुआ, ये देखिए करेक्ट आंसर है ये डी, ये एकदम नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किए होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा तो कहीं नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ था, इनमें से कोई नहीं, बल्कि ये नहीं होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आप आइए देखते हैं आगे। हाँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स है ना। तो एक्स स्क्वायर के नीचे सिंपल एक्स लिख देना था, तो एक्स का पावर ये 1 है और ये 2 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। जैसे पढ़े होंगे हम लोग a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ठीक। तो यहाँ पर 2 है और 1, तो घट के यहाँ पर 1 है ना, तो इसका आंसर केवल होगा x। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 इज इक्वल टू क्यू प्लस 3 है ना। तो क्यू का हमको वैल्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, ये 3 इधर चला जाएगा, ठीक। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 खोजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, क्यू इज इक्वल टू 5 यहां पर था। क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 में आते हैं, ठीक है। श्याम की आयु x वर्ष है, क्वेश्चन देखिएगा, है ना। श्याम की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, है ना। तो इसका समीकरण क्या होगा, वर्तमान आयु x मान के चलो, ठीक है। श्याम की वर्तमान आयु कितना है, श्याम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। x वर्ष मान लिए तो 5 वर्ष बाद 5 years लेटर, है ना, उसकी आयु कितने हैं, तो x माने तो x में से हमको 5 जोड़ देना है, और 5 साल बाद उसका आयु कितना है बोला है 20 साल हो जाएगा ना, मतलब 5 साल पहले उसका 15 साल होगा ना। तो इसका केवल हमको इक्वेशन निकालना था, ठीक है। तो इक्वेशन तो यहाँ पर बना, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 20, है ना। इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, और अब सोल्व भी करना चाहेंगे तो ऐसे भी होगा, 5 साल पहले, अभी 20 साल है तो 5 साल पहले इसका 15 ही होगा, है ना। तो x इक्वल टू कितना होगा 20 में आपको 5 घटा देना था, तो
15 होता। वर्तमान आयु अगर पूछता तो, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्तमान आयु नहीं पूछा, केवल समीकरण पूछा, तो समीकरण हमारा ये इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए ना, परसेंटेज का ये क्वेश्चन दिया हुआ था 26 में। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 520 है ना, तो लड़कों की संख्या क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट मिलाकर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू कितना होता है, 100% होगा, है ना, कि टोटल संख्या कितना है 100%। और उसमें से बॉयज कितना है, बॉयज का परसेंट है 60% प्लस, तो बाकी जो बचा गर्ल्स का कितना हो गया, गर्ल्स का 40%, ठीक है, इक्वल टू 100% होगा। तो लड़कियों का जो संख्या है देखिए, है ना, लड़कियों की संख्या 520 है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ दिया कि लड़कों की संख्या क्या है ना, तो 60% है लड़का और लड़कियों का संख्या 40%, ठीक। तो हम सिंपल इस पर चलेंगे, है ना। लड़कियों की संख्या 520 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, तो 40% इक्वल टू क्या लिखना है हमको, 520, ये लड़कियों की संख्या है ना, प्रतिशत संख्या दिया तो संख्या को हमको पता चल गया कि परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में 40 है ना, तो 40% हम लिख दिया, तो इसका हम 1% निकाल देते हैं। तो 1% जब निकालेंगे तो 520 और ये 40 नीचे चला आएगा ना, तो ये इधर और ये इधर 0 कटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 1 जब 4 और 4 3 जब 12, है ना। तो 1% का वैल्यू कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, 1% का वैल्यू 13 हो रहा है ना। तो और हमको क्वेश्चन पूछा कि लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों का संख्या 60% है ना, 60% है, तो 60% बराबर हमको 60 इंटू 1% का वैल्यू मिल चुका है 13, जिसको हमको सिंपल क्या करना था, 13 से मल्टीप्लाई करना, 13 से 78, है ना, और ये 0। तो ये कितना है, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हो गया, ये नंबर ऑफ बॉयज, मतलब उसमें टोटल 780 जो है वो बॉयज है, ठीक है ना। लड़कों की संख्या 780 है और 520 लड़कियों की संख्या है, ठीक। तो देख सकते हैं आप यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, परसेंटेज का ये क्वेश्चन 26। अब देखिए ये क्वेश्चन भी परसेंटेज का ही है, 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचा, ठीक है, मतलब 250 का 10% निकाल देना है, ठीक है ना। 250 केजी है, उसमें से कितना सड़ गया आलू, 10% सड़ गया, मतलब 10/100, ठीक है। तो 1 0 1 0, यहाँ का 1 0 यहाँ का 1 0, मतलब 10% कितना होता है 25 केजी, है ना, मतलब 25 केजी आलू क्या हो गया, सड़ गया, खराब हो गया। 25 केजी आलू, 250 में से 25 घट गई, ठीक है। तो 250 में से हमको कितना घटा देना था, कितना केजी सड़ गया, ये सड़ गया ना, तो 225 केजी आलू बचा, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ था परसेंटेज का, 10% सड़ गया, उसको हटा दिए हम लोग, है ना, सड़ गया तो उसको हटा दिए, तो बाकी बच गया हमारे पास 90%, है ना। तो 90% में वो आलू कितना केजी रह गया है, 225 केजी है, ठीक। आंसर देख सकते हैं इसका होगा 225। आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल और एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था क्या, पोटैटोस, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। यहां पर देखिए ना, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है, ठीक, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 380, देखिए ₹380 है, और इस पर 5% बट्टा दिया जाता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ 380 और उसमें 5% देने के बाद अंकित मूल्य जो होता है मार्क प्राइस, है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को बोला जाता है मार्क प्राइस, मतलब जो भी आइटम्स है, जो भी बेचने वाले जो सामग्री है, उस पर जो रेट प्रिंट रहता है ना, उसको अंकित मूल्य बोला जाता है, ठीक। तो उस पर घटा दिया है ना 5%,
5% बटा दिया और 380 में वो बेच रहा है, ठीक है। तो उसका कितना रुपया प्राइस है वो चीज हमको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर में 5% का बटा दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये कितना परसेंट है, ये 95% है, ठीक, इतना है ना। तो 95, 100 में से 5% डिस्काउंट दिया, मतलब 95%, वो ध्यान देना आपको, ठीक है। एमपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना रहेगा 100%, और एसपी जो है कितना है 95%, ठीक। और ये देखिए 380 और 95%, ठीक। तो हम इसको इसलिए लिख सकते हैं, चलिए तो ऐसे लिख सकते हैं 95% इक्वल टू 380, है ना। तो 1% इक्वल टू 380 बाय 95, इतना 1% का इतना होना होगा 380 बाय 95, है ना। और हमको कितना चाहिए, एमपी चाहिए, मतलब 100% चाहिए, ठीक। तो हमको 100% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100% मतलब 380 बाय 95 इंटू 100 से ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितना से करेंगे, काटो 5 से काटो, 5 1 5, 5 9 जा 45, अब 5 2 10 और ये 0 है ना, 19 19 दूनी 38, 19 30 और ये 0, ठीक। तो 20 इंटू 20 मतलब कितना हो गया हमारे पास, 20 इंटू 20 मतलब 400। उस आइटम का जो मार्क प्राइस है, रेडियो का जो मार्क प्राइस है, वो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, कितना 400। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर होगा 400, है ना। जिन्होंने भी सोल्व किया है 400 रुपीज का एकदम करेक्ट आंसर किया है, सही होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इस पर भी मार्क किया गया है, पता नहीं कैंडिडेट किस पर आंसर इसको किए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 28, है ना। अब आते हैं हम लोग 29। क्वेश्चन देखिए 29 पर क्या है, ये था क्वेश्चन, है ना, कि 400 रुपए का 12.1/2% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक। तो यहां पर हमें पी दिया हुआ है, पी कितना है 400 रुपया, और आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ 12 1/2 मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%, और टी दिया हुआ है 2 ईयर, ठीक है। तो एसआई पूछा है ना, तो एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। तो P है कितना 400 और R है 25/2, है ना। तो 25 और इसके नीचे 2, और T है कितना 2 वर्ष का, है ना, और इसमें 100, ये 2 और ये 2 खत्म, ये 0 ये 0 खत्म, तो 25 चौके कितना हो गया 100, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 100। 2 साल के 2 वर्ष के बाद उसका जो साधारण ब्याज लगेगा वो 100 रुपए का लगेगा 400 रुपए पर, ठीक है। देखिए 30, एक दुकानदार को स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, ठीक है। 20% क्या दे रहा है, बट्टा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर कौन सा कथन सही है या सही होगा, ठीक है, कितना होगा। तो क्रय मूल्य में 20% घटेगा, नहीं, क्रय मूल्य में 20% नहीं घटेगा। विक्रय मूल्य में 20% घटेगा, नहीं, ये भी मार्क प्राइस में नहीं घटेगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य में घटता है, जो भी हम लोग बट्टा देते हैं ना, बट्टा देते हैं वो किस पर घटता है, अंकित मूल्य होता है उस पर घटता है, ठीक। तो इसका सही आंसर 30 होगा। और देखिए 31, हाँ इंग्लिश वाला सही दिख रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ 3 + x + 7 = 17/7, है ना। तो x इज इक्वल टू हमारे पास सिंपल होगा ये 17/7, ये प्लस में इधर जाके माइनस होगा 3/7, ठीक है। तो इसका तो एलसीएम 7 ही होगा, 17 में से 3 घटा दोगे
तो 14 बचेगा और इसको से काट दोगे तो 2 है ना, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। सिंपल था। यहां पर देखिए ना, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, मतलब मार्क प्राइस है 700 रुपया और 10% बट्टा दे रहा है ना, तो 10% हमको निकाल देना 700 का। 700 का हम सीधा 10% निकाल देते हैं ऐसे, तो यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, ठीक है, तो बचा 70। अब 70 हुआ, तो यहां पर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 700 है, ठीक है, 700 में से हमको घटाना है कितना, 70 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, 70 का डिस्काउंट हो गया है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 0 0 कट गया, यहाँ पर उसमें 3 है ना, तो ये 630, टोटल कितना होगा ये 630 है ना, तो 630 हम आंसर खोजेंगे, 630 यहाँ पे होगा, ठीक है, 32 का ये होगा। अब देखिए इसको, ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। है, दिए गए विकल्प में से कौन सा व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण है। व्युत्क्रमानुपात मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, चाल और दूरी ये प्रोपोर्शन होते हैं, इनवर्सली नहीं होते हैं। आदमी की संख्या और कार्य, ये इनवर्सली होता है, आदमी का संख्या जितना बढ़ेगा कार्य का करने का जो समय है वो उतना ही कम होगा, ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। 34 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 है, ए पैरेललोग्राम हुज एवरी एंगल इज राइट एंगल है ना, तो रेक्टेंगल यहां पर 90 होता है, यहां भी 90 होता है, यहां भी 90 होता है और यहां भी 90 होता है, सब तरफ इसका सही आंसर होगा रेक्टेंगल। रोम्बस में भी हर साइड इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, रोम्बस। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो वो होता है विषम बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगॉन। यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका सही आंसर इरेगुलर पॉलीगॉन होगा, ठीक है। 35 यहां पर देखिए ना, 36 नीचे दिया में एक्स का मान क्या होगा, ये वाला एक्स, ठीक है, यहां पर से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहां पर 65, यहां पर एक्स, और इसका बाहर का ये दिया हुआ 130 है ना, तो ये दोनों को मिला के हमारे पास होता है 180, ठीक, तो यहां पर 30 है, तो इस साइड में हमारे पास कितना होगा 50 डिग्री होगा, है ना, और इस तीनों को मिला के हमारे पास 180 होता है, ठीक है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो यहां पर में ए की जगह पे है x डिग्री है, अब बी की जगह पर है 65 और सी की जगह पे है 50, ठीक है, और ये 180 डिग्री है ना, तो x बराबर कितना होगा 180 है इधर, और 6 5 11 110 और 115 है ना, तो 115 होगा, तो इसका सही आंसर होगा 65 है ना, माइनस करके देख सकते हैं 65 होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 65 डिग्री होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर में ये कोई भी आकृति हो तो इस पर 4 साइड्स है, 4 साइड्स ऑफ 4 एंगल, यहां पर देख 4 साइड्स 4 एंगल, तो सारे का सम कितना होता है 360 होता है, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम लोग बनाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 40 इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री होगा, है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 40, मतलब 360 में 40 घटा दो तो बच जाएगा 320 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 320। आप आंसर में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, ठीक है, 320।
और आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू डी आकृति नहीं है, ठीक है, टू डी आकृति, त्रिभुज ये भी टू डी है, आयत रेक्टेंगल ये भी टू डी है, वर्ग स्क्वायर ये भी टू डी है, और घनाभ ये बस केवल हमारे पास में 3D होगा, ठीक है। घनाभ जो है हमारा 3D है ना, तो 2D नहीं है, मतलब ये इसका हमारा सही आंसर होगा 3D। 3D जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए, निम्न में से कौन सा एक ही समूह का नहीं है। एक ही समूह कहने का मतलब यहाँ पर घन, घनाभ और ये शंकु है ना, तीनों जो है वो शेप है ना, ये तीनों क्या है हमारे पास, शेप्स, आकृतियां हैं, लेकिन ये आयतन वॉल्यूम ये शेप नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लंबाई अगर मीटर में है ना, लंबाई मीटर में है तो उसका क्षेत्रफल किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, सिंपल है, ठीक है। ये देखिए है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, तो उसका एक विकर्ण है 11, तो बाकी दूसरा खोजना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है d1 इंटू d2, दोनों का डायगोनल का सम प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो 88 इक्वल 11 इंटू d2 है ना, तो d2 इज इक्वल टू हो जाएगा 88 बाय 11 मतलब 8, तो सही इसका आंसर होगा 8। इंग्लिश वाला देखते हैं, चाहे यहीं पर आप देख सकते हैं, बेलन की त्रिज्या इतना है ना, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई स्क्वायर h है ना, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h, पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू है 7×7 और h दिया हुआ है 10 है ना, तो ये 7 कट जाएगा, ठीक है। तो 22 और ये 70, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 1540 है ना इसका, और ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है, इतना 1540 सेंटीमीटर क्यूब। बस खाली को फॉर्मूला में बस खाली पुट करना था, बाकी कुछ भी नहीं था, ठीक है। 42 हो गया था, हम लोग देखते हैं 43। बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन घनाभाकार, मतलब घनाभ का आयतन LBH होता है, बस केवल एक फॉर्मूला था ये, ठीक है, कुछ नहीं था। घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर मिलान चिन्ह है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 10 और ये 3 13, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 13, ठीक। 44 का 13 होगा, और ऊपरी सीमा है ना 20 और 40, 20 और 40, इसमें अपर लिमिट पूछा तो अपर लिमिट यहाँ पर 40 है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। 45 46 वर्ग चिन्ह, मतलब वर्ग चिन्ह का होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2 है ना, तो 30 प्लस 26 और ये 2 कर देना था हमको, 50 56 में 2 कर देना था, 2 2 4 2 8 16 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 28, इसका सही आंसर होगा 28 46। आंकड़ों का निरूपण निम्न से किसके द्वारा नहीं होता है, आयत चित्र के द्वारा होता है, सबको पता है। ग्रंथालय भी बनता है
और द्विदंड भी बनता है, लेकिन वर्ग चित्र नहीं बनता है, ठीक है ना। तो नहीं होता है, मतलब इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। 47, 48 आंकड़ों में सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, है ना, इसको परिसर, रेंज बोला जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, है ना, इसको बोला जाता है क्या, रेंज, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेंज होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक, मतलब ऑरिजिन का हमको कोऑर्डिनेट पूछा है ना, तो ऑरिजिन ऐसे होता है, ठीक है। तो ऑरिजिन यहां पर, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन है 50, है ना। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है ना, तो x में है, ये x है और ये y, तो x में 7 इधर होगा कहीं और y में इधर होगा 2, ठीक है। तो इसका ऐसे जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है ना। तो ये वाला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, तो टोटल 50 क्वेश्चन था, हमने सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल जंत क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें से इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।